सरगोदा पे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज के दिन तक कई ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। सोशल मीडिया पर चल रहा है जो अरसलान है, जिसे सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया गया, वो बेगुनाह है। डीएनए रिपोर्ट सोशल मीडिया पर एक चल रही है कि उसका तो मैच ही नहीं किया। मैं किसी चीज़ में कोई मुलज़म हूँ और आप किसी और को आगे कर दें कि जी ये हमने नहीं किया, इसने किया, और उसको सज़ा भी मिल जाए और वो पुलिस मुकाबले में मारा भी जाए। इज़ इट पॉसिबल? अब वो मुतलका तफ्तीशी अफसर है, आप उससे पूछें, उससे बात करें, वो बताता है कि किस तरह से बच्ची को टॉर्चर किया गया है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैं आपको क्या बताऊं अली कि नुमान कैसर की बॉडी के साथ यहाँ पर क्या किया गया। जहाँ उसकी बॉडी रखी हुई थी उसका फ्रीज़र जो था ना बंद कर देते थे, और वो बंद करने के बाद दिखाते थे, तस्वीरें उतार के वीडियो पे दिखाते थे कि भाई ये देख लो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो यहाँ पर इसका ये हाल होगा। भैंस का रंग जो होता है ना, भैंस का रंग काला स्याह, आपको आगे क्या बताऊं, खुद समझदार हैं आप। एक और जुल्म की कहानी सोशल मीडिया पर हमारे सामने आती है कि एक फ्रांसीसी खातून है, 2014 से 2026 तक उसे घर में कैद करके रखा गया। लानत है, स्यापा हो जी मोहब्बत दा, स्यापा हो जी जिंदगी दा। मैं तो इस तो चंगा उत्थे ही सा। सरगोदा पे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज के दिन तक कई ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। सोशल मीडिया पर चल रहा है जो अरसलान है, जिसे सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया गया, वो बेगुनाह है। डीएनए रिपोर्ट सोशल मीडिया पर एक चल रही है कि उसका तो मैच ही नहीं किया। अब उस केस के अंदर जो दुकानदार हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी मुल्ज़िमान हैं, उनका कितना रोल है, और क्या अरसलान जो है वो बेगुनाह था? बट साहब क्या यार, ये भी एक बचगाना सा मतलब कि उनका मौक़िफ़ है। अब मैं क्या कहूँ इस पे। सोशल मीडिया पर इस टाइम पे चल रहा है कि सोशल मीडिया शहीद पर उसे लिखा जा रहा है, उसे बेगुनाह मासूम सोशल लिखा जा रहा मीडिया है। पर 98-99% झूठ है। ठीक है, हर कोई दुकानदार वहाँ पर अपनी दुकान सजाकर बैठा हुआ है, और वो सिर्फ इस चक्कर में होता है कि मेरी दुकानदारी चलनी चाहिए। उसके लिए मैं कोई झूठ बोलूँ, सच बोलूँ, किसी के कपड़े उतारूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैं जो कुछ हो सकता है वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको तो भाई लगता है कि मेरे, अकेला अरसलान मुल्जिम है? आप ये समझ सकते हैं कि मैं किसी चीज़ में कोई मुलज़म हूँ, या आप किसी चीज़ को इंसिडेंट में मुलव्वस हों और आप किसी और को आगे कर दें कि जी ये हमने नहीं किया, इसने किया, और उसको सज़ा भी मिल जाए और वो पुलिस मुकाबले में मारा भी जाए। इज़ इट पॉसिबल? अब उस दुकान के अंदर वो जो करियाना स्टोर था, हनीफ करियाना स्टोर, उसके अंदर बाकी लोग भी तो बैठे हुए थे, जो दुकानदार हैं, जो मालिक हैं। मुलाजिम तो अरसलान था, तो अरसलान अकेला था इस केस के अंदर जो मुबैना ज़्यादती की गई। क्या दुकानदार उस टाइम मौजूद नहीं थे? भट्ट साहब देखें, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि अगर तो वो दुकानदार इसमें मुलव्वस होता तो वो दुकानदार भी अरसलान के साथ फुल फ्राई हो गया होता। बड़ा क्लियर मैं आपको बता दूं। अब कह रहे हैं कि उसकी वालदा जो है वो कहती मैं डीएनए करवाऊंगी, मेरे बच्चे को बेगुनाह मारा है। सोशल मीडिया पर तो रिपोर्ट भी फर्जी चल रही है। भाई अब देखें यार, उस बच्ची की जान तो ली है उसने, ठीक है। अब वो मुतलका तफ्तीशी अफसर है, आप उससे पूछें, उससे बात करें, वो बताता है कि किस तरह से बच्ची को टॉर्चर किया गया है। बच्ची कई फ्रैक्चर हैं उसमें, ठीक है। अब उसने, बच्ची ने कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो की होगी। 8 साल की बच्ची, कितनी यार उसकी उसमें हड्डियाँ कितनी उसकी मजबूत होंगी, ठीक है। और उस जालिम शख्स ने ज़रा भी नहीं सोचा कि यार मैं मासूम बच्ची के साथ क्या। और फिर उसके बाद देखें यार, छोड़ दें सारा कुछ, कहते जी कुछ उसके साथ ज़्यादती नहीं की, उसने ज़्यादती नहीं हुई होगी, वो रिपोर्ट में नहीं आ रहा, उसको फ्रांजिक में नहीं आ रहा, उसके स्पम्स नहीं मिलेंगे, फला फला, जितने मुंह उतनी ज़बान अपना बातें हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यार, उस बच्ची की जान गई है, उस बच्ची की जान ले ली है उसने। वालिद हैं वो कहते हैं कि बाकी दुकानदार जो हैं वो भी मुलव्वस हैं। यार अब देखो, मेरी आपको बात सुनो। अब इसको एक्सप्लॉइट पता क्यों किया जा रहा है कि उस दुकानदार की चंद रोज़ पहले बच्ची के वालिद के साथ कोई मुंह मारी झगड़ा हुआ था, ठीक है। इस वजह से वो दुकानदार जो है और बाकी के लोग जो हैं वो शिकंजे में हैं अभी तक, वो उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं। अब जितना उनका कसूर होगा इसमें, उनको उतनी सज़ा मिलेगी। अगर किसी के इल्म में कोई हो कि जी ये वाक़या हुआ है, उसने, अरसलान ने ये किया है, ठीक है, और अगर उस किसी के इल्म में हो कि ये उसने किया और उन्होंने उसको छुपाया हो, तो उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलेगी। लेकिन जो इंसिडेंट बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है वो अरसलान ने किया, उसकी सज़ा उसको मिली, ठीक है। सीसीडी के कुछ मुतनाज़ पुलिस मुकाबले हैं,
कुछ ऐसे केसेस हैं जो मुतनाज़ा हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर, मैं पहले भी बहुत से केसेस में बताया है कि सीसीडी की वजह से आपके पंजाब में क्राइम में, जुराइम में कमी वाक़या हुई है। आप डेली बेसिस पे 300-300, 400-400 वारदातें लाहौर शहर में आपके हुआ करती थी। वो रॉबरीज थी, हाउस रॉबरीज थी, मोबाइल स्नैचिंग थे, पर्स स्नैचिंग थे, ख़वातीन के साथ सरेरा वारदातें होती थी। उनमें बहुत हद तक कमी आई है और उसकी वजह सीसीडी का खौफ है, क्योंकि सीसीडी ने जो अब तक 2500 से 3000 लोग मारे हैं ना, वो जुराइम पेशा लोग, क्योंकि ज़्यादा तादाद है उसमें, जो आदि मुजरिम थे। पहले तो जो स्टार्ट लिया गया वो हार्डन क्रिमिनल थे, उसमें आप ले लें कि जो अपना गैंग रेप थे, डकैतियों के दौरान ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते थे, उजरती कातिल थे, डकैतियों के दौरान कत्ल किया करते थे, उजरती कातिल थे। फिर उसके अलावा आप आ जाएं को जो अपना डकैतियाँ करते थे, रॉबरीज करते थे, किसी को फायर मारने से गुरेज नहीं करते थे, बच्चों के साथ ज़्यादती, बच्चियों के साथ ज़्यादती की स्टार्ट में जो लिया गया है, सीसीडी ने स्टांस लिया है, ये तमाम लोग जो मुतल्लुब थे या जो कोई गिरफ्तार थे, उन सब को साथी छुड़ाने आए और वो लोग मारे गए। फिर उसके बाद क्राइटेरिया क्या हुआ? क्राइटेरिया ये हो गया कि उन लोगों को जो साल हर साल से इन जुराइम में मुलव्वस थे, वारदातिये थे, डाकू थे और वो आदि मुजरिम थे, कई मरतबा गिरफ्तार होकर वो जेलों में भी गए और जेलों में जाने के बाद उन्होंने बाहर आकर दोबारा यही काम शुरू किया, वो लोग भी पुलिस मुकाबलों में मारे गए। फिर उसके बाद मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन शुरू हुआ। अच्छा, इस दौरान ना कुछ एक ऐसे वाक़यात हुए हैं, को 5-7-10 वाक़यात ऐसे हैं जो मेरा ख़्याल मैं भी समझता हूँ और एक आम पब्लिक की राय भी है कि ये वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। और चलें, लोग एक कहते हैं कि मिसाल देते हैं कि यार घुन के साथ गेहूँ भी जो पिस ही जाता है, लेकिन यार वो पिस तो गया गेहूँ घुन के साथ। लेकिन आप ये देखो कि मैं पहले भी कई मरतबा, अब भी फिर मैं एडिशनल आईजी सोहेल ज़फ़र चट्ठा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं, या जितने भी अपना बाइख्तियार लोग हैं, मैं आज भी उनको यही मशवरा देता हूँ और यही मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जो आपके मुतनाज़ा इनकाउंटर हैं, आपके जो मुतनाज़ा केसेस हैं, उस केसेस में अगर आप लोग समझते हैं, इंटेरोगेट करें, एक टीम बनाएं और उस टीम से उनकी सिफारिशात लें और देखें कि कौन कहाँ पर गफलत का मुर्तकिब हुआ है। अगर कोई बेगुनाह मारा गया है, उसको गलत मारा है, किसी ने अपने मकसद के लिए मारा है, किसी ने अपनी कोई दुश्मनी निकलवाई है, तो उन चीज़ों को सामने भी लाना चाहिए और उन गफलत के मुर्तकब या उन ज़िम्मेदारों को या उन लोगों को जिन्होंने कोई बेनिफिट्स लिए हैं, उनको फिक्स करना चाहिए, ताकि महकमा जो एक अंदर, महकमे के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया सीसीडी का, उस पर जो सवालात उठ रहे हैं वो सवालात नहीं उठने चाहिए। उस चीज़ को रोकने के लिए, और जो एक आपका पॉजिटिव वर्क है, जो आपने एक अच्छा काम किया है, आप देखें स्टार्ट में जब सीसीडी ने काम किया है, सोशल मीडिया पर आप कमेंट्स देखें, सीसीडी जिंदाबाद, सीसीडी जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, बल्ले 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 बल्ले, एक मतलब के तूफान एक उनके हक में। लेकिन अब जब आप इस किस्म के काम करेंगे, भावल नगर वाला वाक़या 3 भाइयों वाला, 2 बहनोई उनके मारे थे, एक नोमान कैसर वाला जो स्पेन से आया था वो हो गया, तीफी बट वाले को देख रहे, दुश्मनदारी थी उसमें। फिर उसके बाद एक कसूर में लड़का एक मारा था उन्होंने, उसके खिलाफ तो फैज़ान बॉक्सर लाहौर में, कसूर में एक बंदा मारा था उन्होंने। उस बंदे के मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि वो केस हाईलाइट तो नहीं हुआ, लेकिन एक लड़का जिसने एक अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, उम्रे या हज पे, उम्रे पे जाने के लिए उसने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाया, और वो करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने के को 15-20 दिन बाद उसका इनकाउंटर हो जाता है। और जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ 15-20 डकैती, चोरी, संगीन नौयत की एफआईआर प्रोड्यूस कर दी जाती हैं उसमें। ठीक है, अब वो एफआईआर कहाँ से आ गई? या तो ये एफआईआर झूठी हैं, या वो करैक्टर सर्टिफिकेट जो 15 दिन पहले बनवाया था वो झूठा है। आप देखें ना, अब इस किस्म के मामलात, अब ये जो मामलात हो रहे हैं, इन मामलात के जिम्मेदारों को मैं समझता हूँ कि चट्ठा साहब जो हेड है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उनको चाहिए इन चीज़ों को देखें और इस चीज़ में जो अफसरान मुलव्वस हैं उनको वाकई में फ़िक्स करना चाहिए उनको, ताकि आपके महकमे की जो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का बायस बन रहे हैं वो ना बने। और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट
फिर मैं कहूँगा कि पंजाब में आपके वज़ीर आला पंजाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से बहुत खुश हैं, बहुत राज़ी हैं। उन्होंने ये 4,500 की जो एक फ़ोर्स तैयार की है ना सीसीडी की, उन्होंने इसको आपकी पंजाब पुलिस जितनी भी है ना उस सब के ऊपर भारी करके रख दिया हुआ है। एक मीटिंग में उन्होंने आईजी को कहा है, अब्दुल करीम साहब जो है हमारे, एक इजलास था क्राइम के हवाले से, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था उनको, आईजी साहब को, कि बाकी की पुलिस क्या कर रही है। ये 4 साढ़े 4 2,000 का फिगर उन्होंने बोला था कि ये 2,000 का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये क्राइम को कहाँ से कहाँ ले आया है, तो बाकी पुलिस क्या चक मार रही है। बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा था कि क्या कर रही है बाकी की पुलिस। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मामला हाईलाइट हो जाता है, जिस तरह का ये सरगोदा वाला, एक प्रेशर आ जाता है तो जो मुलजिमान हैं फौरी तौर पे उनको मार दिया जाता है? आप देखें, असल जो मामला था ना वो जो प्रेशर था वो चकवाल वाले मामले में आया था। चकवाल में जो वो थानेदार ने सीसीडी ने जो बच्ची थी ना, वो हानिया बच्ची 8 साल की जो थी, उसको फायर करके मार दिया था। वो असल प्रेशर उस पर आया था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने आके बयान दिया था उसके मुतल्लिक़ कि इसके मुतल्लिक़ कि हमारी शहरी को वहाँ पर मार दिया गया है और जो बाकी जो ज़ख्मी हुए हैं, वो एक बहुत प्रेशर था उस पर। आपने देखा कि आईजी पंजाब ने और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, फिर उससे पहले यहाँ पर कोई ब्रीफ भी दिया गया था अपना जो अपना यहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का, वहाँ पे जो आरओ थे उन्होंने भी ब्रीफ दिया गया था इस हवाले से। चड्ढा साहब जो हैं बच्ची के घर भी गए थे ना, पहली दफ़ा चट्टा साहब मजरे आम पर आए हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जितने भी पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं उस हवाले से या जितने भी वाक़यात हैं, पहली मरतबा वो उधर घर भी गए हैं और फिर वो टिकटॉक पर एक वीडियो भी जो थी उनकी वायरल हुई। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की गई और बताया गया कि जी असल मामला हुए क्या है, कैसे हुए हैं। अच्छा, इस हवाले से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन भी किया था आईजी जो हैं अब्दुल करीम साहब। सवाल क्या था? चट्टा साहब जो हैं, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, मैंने उनसे कहा था, पूछा था मैंने उनसे कि मुझे ये बताएं कि ये जो अपना हानिया थी बच्ची, उसकी वालदा के और उसकी फैमिली के साथ जो वारदात कर रहे थे डाकू, उन्होंने जो गोल्ड और दीगर चीज़ें जो लूटी थी वो उन डाकुओं से बरामद हुई हैं जो डाकू मारे गए हैं। और दूसरा ये कि ये जो डाकू मारे गए हैं, इस बात की क्या कंफर्मेशन है कि ये वही डाकू हैं जो उस फैमिली से वारदात कर रहे थे, जिन्होंने उस फैमिली के साथ वारदात की थी? इस चीज़ की क्या कंफर्मेशन? जवाब आपको मिला? जवाब उन्होंने चट्टा साहब ने दिया था, उनका जी कि कंफर्मेशन यही है क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ है उससे बिफोर 24 आवर्स 3 वारदातें और हुई थी। हम पुलिस वाले खासे कंसर्न थे और एक्टिव भी थे, तो ये कन्फर्म है कि डाकू वही हैं जो वारदात कर रहे थे, जो मारे गए हैं। लेकिन रिकवरी? लेकिन रिकवरी के मुतल्लक फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका सेकंड पोर्शन सवाल का। मैं कहा जी सेकंड मुझे रिकवरी का बताएं, तो उन्होंने कहा रिकवरी का मैं जो चकवाल वाले हैं उनसे पूछ कर आपको अपडेट दूंगा, मैं बताता हूं कि वो रिकवरी हुई या नहीं हुई। लेकिन वो उसका अभी तक खैर कुछ पता नहीं चला कि रिकवरी हुई या नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब देख लेना, अब उस मामले पर भी कोई बात नहीं करता। नुमान कैसर वाला जो मैटर था, आपको बताऊँ मैं, उसमें उनकी आपस में रिश्तेदारी थी, दुश्मनदारी थी आपस में या मुखालफती जो भी था। इसमें बड़ा क्लियर पुलिस अफसरान का है कि जी नुमान कैसर ने अपने साबका बहनोई को मर्डर करवाया, लेकिन अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। आप देखें यार, वो 5 बल्कि साल से ज़्यादा हो गया था वो यहाँ पर आया हुआ था पाकिस्तान, अपने केसेस को फेस कर रहा था वो। यार आप अपना निज़ाम कानून का मजबूत क्यों नहीं बनाते? आप उसको अदालतों से सज़ा क्यों नहीं दिलवाते? आप क्यों उसमें सुकम छोड़ते हैं? आप चलान इतना मजबूत मरतब करें, आप अपनी गवाहियाँ जो है उनको इतना प्रोटेक्ट करें जो अपना मौके के गवाह हैं। और देखें इस केस में तो बड़ा सिंपल था यार, 2 शूटर ऑलरेडी उनको अपना उम्र कैद की सज़ा हुई हुई है इस केस में, नुमान कैसर वाले केस में। ठीक है, फिर आप किस तरह से हो सकता है कि आप उसको सज़ा ना दिलवाएं? उसमें आपके पास कानून मौजूद है, आपके पास गवाह हैं, शहादती हैं, फिर शूटर्स हैं जिन्होंने ये काम किया है। पुलिस अफसरान यही दावा करते हैं ना कि शूटर्स को उनको सजाए अपना उम्र कैद की सज़ा हुई हुई है, तो आप वहाँ से दिलवाएं सज़ा। लेकिन आप अपोनेंट पार्टी की तरफ से आप पर एक प्रेशर बिल्ट हुआ और आपने उसको ले जाके सिंध के इलाके में उसको मार डाला। और ये भी इल्ज़ाम किस पे? सीसीडी पर इल्ज़ाम आ रहा था। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कोट सब्जल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रहीम यार खान का, वहाँ का कोई एसएचओ है, उसकी तरफ मुद्दईयत में दर्ज हुआ है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 2 आए, उनको रोका, उन्होंने फायरिंग कर दी, वो फरार होकर सिंध की हदूद में चले गए, वहाँ रेलवे लाइनों के पास जाके मुकाबला हुआ है। तो अब वो तो काम हो गया, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया,
उसने सीसीडी के अफसरान को बुलाया भी, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ना उसको अगवा किया है ना हमने उसका इनकाउंटर किया है, कोर्ट ने हमें यहाँ बुलाया है तो हमने उसके मुतल्लिक पता जोई की है। तो पता लगा कि इस नाम का शख्स जो कोर्ट जिसके मुतल्लिक हमसे पूछ रही है, बासपुर्स कर रही है, इसको सिंध के इलाके में कोट सब्जल पुलिस ने इनकाउंटर में मारा है। ये हमारे पास डिटेल आई है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद सितम ज़रीफ़ी, यार मैं आपको अली क्या बताऊं कि जो उसका नुमान कैसर के घर वाले थे ना, उन्होंने 110% सोच लिया था कि हमने पाकिस्तान की मिट्टी में नुमान कैसर को दफन नहीं होने देना। 20 दिन उसकी लाश यहाँ पर रही है और उस 20 दिन में उसकी बॉडी के साथ क्या सलूक हुआ मैं आपको बताऊं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वहां पर जब इसकी बॉडी लेके गए हैं ना, उससे पहले यहाँ पर क्या क्या कुछ सिग्नेचर करवाए गए हैं, क्या क्या कुछ श्योरिटीज ली गई हैं और क्या क्या गारंटियां ली गई हैं, मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे कि यार ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। तीफी भट्ट के केस में भी तो ये सब कुछ यार हुआ था। तीफी भट्ट का बैटर तो कुछ और था। उसके केस में तो उन्होंने एक तो गोगी भट्ट को उन्होंने सामने रखा हुआ था, ठीक है, वो एक डरावा था। गोगी भट्ट हो गया, इनकी फैमिली के लोग हो गए, वो ख्वाजा अजहर गुलशन उसमें सामने एक आ रहा था बार बार कि जी मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो ख्वाजा साहब का कहते हैं, बल्कि उनके फैमिली के लोग ही कहते हैं ख्वाजा अजहर गुलशन साहब अपने किसी एजेंडे पर थे। अब इस केस में मैं आपको क्या बताऊं अली कि नुमान कैसर की बॉडी के साथ यहाँ पर क्या किया गया है। हॉस्पिटल्स में जहाँ उसकी बॉडी रखी हुई थी, उसका फ्रीज़र जो था ना बंद कर देते थे, और वो बंद करने के बाद दिखाते थे, तस्वीरें उतार के वीडियो पे दिखाते थे कि भाई ये देख लो तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो यहाँ पर इसका ये हाल होगा। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और उसकी बॉडी जब वहाँ यहाँ से लेके गए ना आफ्टर 20 डेज़, वहाँ पर किसी को उसका चेहरा या बॉडी देखने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पे किसी को दिखाई नहीं गई। ये नहीं कि वहाँ पर कोई सख्ती हो या वहाँ पर भी कोई गन पॉइंट पे आप लोग कह रहे हैं कि नहीं दिखानी। बॉडी का हाल इस तरह तो का भाई था। मेरे, मैं आपको क्या बताऊं अली साहब के सुनते हैं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने तो पिक्चर्स देखी थी? जिन्होंने देखी है ना, तो वो क्या करते हैं कि यार एक भैंस का रंग जो होता है ना, भैंस का रंग काला स्याह, अब मैं आपको आगे क्या बताऊं, खुद समझदार हैं आप। यार इतना जुल्म नहीं होना चाहिए अली साहब। ऊपर खुदा ताला की ज़ात भी बैठी हुई है, ठीक है, उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो बस समझ नहीं लगती बंदे को कि मेरे साथ हुआ क्या है। और रस्सी दराज इंसान की कितनी होती है, बड़े बड़े जालिम फ़िरौन जैसे भी आए हैं, ठीक है, रस्सी उनकी भी बड़ी दराज रही है, लेकिन जब झटका लगता है ना तो समझ लग जाती है बंदे को हुआ क्या है। ठीक है यार, आप लोग एक सिस्टम में बैठे हुए हैं, एक काम आप कर रहे हैं, लेकिन यार उसकी भी कोई आप एक हद जो है उसको तयन कर लें आप उसका। लेकिन इस हद तक चले जाना और अपने आप को सेव करने के लिए, या आप समझ लो कि यार अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट कुछ होगा, तो यार तो सब जो होना है मिन जानिब अल्लाह ही है। और जब कुछ होना है तो आपको किसी को समझ ही नहीं आनी कि हुआ क्या है। तो इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए कि खुदा के कहर को आवाज़ दी जाए। इधर जुल्म की बात हो रही है, एक और जुल्म की कहानी सोशल मीडिया पर हमारे सामने आती है कि एक फ्रांसीसी खातून है, ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी शख्स से, 12 का रहने वाला है, उससे शादी होती है 2003 में, 2 बच्चे वहाँ पर पैदा होते हैं। 2 बार वो खातून जो है पाकिस्तान मिलने आती है 2014 में, लेकिन जब वो खातून पाकिस्तान आ जाती है उसके बाद उसे वापस जाने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि 2014 से 2026 तक उसे घर में कैद करके रखा गया। 3 बच्चों की पैदाइश जो है वो यहाँ पर हुई। एक उसका बेटा जो है वो किसी तरह से फ़रार होता है घर से और पुलिस को जाकर बता देता है, और वो खातून जो है बाज़याब होती है और उसकी स्टोरी सामने आती है। एरिया जो है ना वो एक उनकी अलहदा ही सोच है, जहाँ पर वो अपना 12 का एरिया है, तो वहाँ पर ख़वातीन के हवाले से बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत पाबंदियाँ होती हैं। वहाँ पर ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अब को वहाँ पर एक अब्रॉड से कोई आई हुई खातून जो वहाँ पर, अब ज़ाहिरी बात है उस का तौर तरीका, रहन सहन, उसका पहनना ओढ़ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब वो अगर उस अपने हुलिये में या उस पहनने ओढ़ने के साथ घर से बाहर निकलेगी, तो वो जो उस ख़ानदान के लोग हैं, जिस ख़ानदान में उसकी शादी हुई है, उनके लिए उस इलाके में जो है वो उनके लिए जीना महाल है। 12 साल इस औरत को, फ्रांसीसी खातून को 12 कैद साल से करके उसको रखा गया। कैद रखा, घर में 3 कैद बच्चे रखा, इधर हुए बाहर उसके। नहीं निकलने देते। यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई उसकी,
ठीक है। अब ये देखें कि उसका एक बच्चा जो है वो किसी ना किसी तरीके से निकल के वहाँ से फरार होता है। फरार होकर वो मुकामी पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाके बताता है कि हमारे साथ, मेरी माँ के साथ ये जुल्म हो रहा है। उसको कैद में रखा हुआ है, 14 साल से उसको वहाँ पर रखा हुआ है उन्होंने। और फिर वो पुलिस जाती है, उसको खातून को वहाँ से बरामद करती है, बरामद करवा के उसको कोर्ट में जमा करवाती है, पेश करवाते हैं कोर्ट में। फिर कोर्ट जो है उसको वहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन, खवातीन के हवाले से जो भी कोई धारा विमेन बना है वहाँ, प्रोटेक्शन। वीमेन प्रोटेक्शन, वहाँ पर उसको भिजवा देते हैं वहाँ पर। तो इस किस्म के वाक़यात से यार भरी पड़ी है हमारे बेशुमार वाक़यात हैं। अब ये वाक़या हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया पर आ गया, ज़्यादा उठाया गया, तो इसको हम भी बैठ के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आप फिल्म की बात कर रहे थे, ये इंडिया की खातून थी, उस्मा अहमद इसका नाम था। मलेशिया में पाकिस्तानी शख्स से उसकी मुलाकात होती है, प्यार होता है और पाकिस्तान में आकर शादी होती है। शादी के कुछ दिन बाद जो है ये खातून उस्मा अहमद वो इंडियन एम्बेसी चल जाती है और वहाँ जाकर ये बयानिया सामने आता है। ये वो वहाँ पर कहती है, मौक़िफ़ अपना देती है कि मुझे तो बंदूक की नोक पर जो है वो शादी की गई ज़बरदस्ती, और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, क्योंकि पख्तून रिवायात के मुताबिक उसे रखा जा रहा था, बुर्का वगैरह पहनाया जा रहा था। इसके ऊपर बाकायदा एक फ़िल्म भी बनी और फिर ये केस अदालत में जाता है और अदालत ये हुक्म जारी करती है कि इस खातून को इंडिया भेजा जाए। और फिर एम्बेसी के थ्रू जो है वो इंडिया जाती है और इंडिया जाकर भी हमने देखा प्रोपोगंडा पूरा किया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट। असल में भट्ट साहब, जो फैक्ट होते हैं ना वो कुछ और होते हैं। और जब आपने किसी आपको ना जब मोहब्बत होती है ना, इस किस्म के केसेस में आपको बताऊं तो वो मोहब्बत आपके सिर पर इस तरह सवार होती है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको अपना अच्छा बुरा, आपको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं रहती। उस वक्त बस आप कहते हैं कि यार मुझे जिस शख्स से मोहब्बत है मैं किसी तरीके से उसको हासिल कर लूँ, मैं उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाऊँ, एक हिस्सा बन जाऊँ, हमने इकट्ठे ज़िंदगी गुजारनी है। ये उस वक्त एक जुनून होता है, उस वक्त आपको अच्छाई बुराई कुछ नज़र नहीं आ रही होती। जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पा लेते हैं, आपकी शादी हो फिर जाती है, आंखें खुलती हैं। और फिर जब आप उस सिस्टम में, उस ख़ानदान में, उस फैमिली में जाते हैं, उस माहौल में जाते हैं, तब आपकी आंखें खुलनी शुरू होती हैं कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला ये कर लिया। मैं ये रिस्ट्रिक्शन तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ये जो शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है वो भी मुझे फोर्स करेगा कि अब तुम्हें इस माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें खुलना शुरू होती हैं तो जो लड़की होती है उसका माइंड भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले तो बड़े शौक से अपनी पसंद से आके मैं आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा, तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूंगी, मुझे रूखी सूखी खिलाओगे, मुझे एक कमरे के मकान में 2 कपड़ों के साथ रखोगे, ये सारी बातें शादी से पहले होती हैं, मोहब्बत में होती हैं, सिर पर सवार होती है मोहब्बत, कुछ सुझाई नहीं देता बंदे को। उसके बाद जब प्रैक्टिकल आपको लाइफ में आप आते हैं तब आप कहते हैं कि यार ये क्या है, लानत है, स्यापा इहो जी मोहब्बत दा, स्यापा इहो जी जिंदगी दा, मैं तो इस तो चंगा उत्थे ही सा। तो फिर उसके बाद फिर वो होता ये है कि वही खातून जो होती है जो जीने मरने के और हर हाल में उस ज़िंदगी गुजारने की कस्में खाती है, वही खातून उस ख़ानदान की बदनामी का, उस ख़ानदान की बर्बादी का और उस शख्स की बर्बादी का ज़िम्मेदार भी बनती है और वजह भी बनती है, और फिर इस तरह से पूरे ज़माने में जो है उसको इज़्ज़त को रोलती भी है फिर वो खातून। आखिरी स्टोरी की बात करते हैं। कल एक और न्यूज़ सामने आती है कि 14 कैदी जो हैं वो वैन से, प्रिजन वैन से फ़रार हो जाते हैं, आंखों में पुलिस वालों की मिर्चें डाल के। 4 जो हैं वो दोबारा गिरफ़्तार हो गए हैं, अभी भी 10 जो हैं फ़रार हैं। अब देखें जी, वो 10 जो फरार हैं वो क्या कुछ करते हैं। कोशिश तो पुलिस बहुत कर रही है कि उनको भी किसी ना किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया पकड़े जाए। जाते हैं, इस तरह के माजी में भी कई भाई वाक़यात हुए हैं। पकड़े जाते भी हैं कुछ। असल में ना देखें, एक वैन में काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, अब उसमें 35 लोग थे इस वैन में। 35 थे। अब 35 में प्लानिंग 2-4 की प्लानिंग होगी कि हमने फरार होना है। अब जब वहाँ पर इस किस्म का वाक़या हो गया तो 2-4 को देख के बाकी 5-4 जो थे वो भी स्लिप हो गए। अब कुछ लोग तो होता है कि वो डर या खौफ के मारे राइट लेफ्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमने ऐसे भी देखा है कि कुछ कैदी जो हैं वो खुद से भी वापस थाने चले उनकी जाते हैं। फैमिलीज़ जो है सरेंडर करवा अब देती है। सरेंडर करवाती हैं फैमिलीज, लेकिन अब इसमें ये देखें कि जो फरार हुए हैं उनकी फैमिलीज मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर तो वो प्री प्लान गए हैं सारे, तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिलीज जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं
शिफ्ट किया होगा घरों से। अगर फैमिलीज़ मौजूद हैं, पुलिस उन फैमिलीज़ को जाके अरेस्ट कर लेगी, उनसे प्रेशर होगा तो ये लोग भी वापस आ जाएंगे। लेकिन जो हार्डन क्रिमिनल है वो अपने मकसद जो है उन्होंने पूरे करने हैं, और पूरे करने के बाद उन्होंने अपनी फरूरी की ज़िंदगी गुजारनी है, उन्होंने वापस नहीं आना। जिन लोगों की ये प्लानिंग थी वो या सरान जो है उन्हें वक्ता पड़ गया होगा। भाई वक्ता तो क्यों नहीं पढ़ना, वक्ता तो पढ़ना ही पढ़ना है उनको, ज़ाहिर बात है। इस पर सस्पेंशन भी हुई हैं वहाँ पर महकमा जेल खाना जात के, बल्कि वो एक एसपी थे वहाँ पर रावलपिंडी रीजन के जो थे, उनको चेंज किया गया। डीएसपी जो थे हेडक्वार्टर थे वहाँ पर, उनको मुअत्तल किया गया। जिनके जिम्मेदारी थी ये ड्यूटीज़ की, उसको मुअत्तल भी किया गया। जेल का अमला जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बाकी उनको तलाश कर रहे हैं, देखें 4 आ गए हैं, 2-4 और आ जाएंगे, लेकिन जो जिनकी प्लानिंग थी वो सामने नहीं आएंगे, वो इसी तरह मफरूर रहेंगे। जो अब दोबारा गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनकी सजाएं जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। एक देखो एफआईआर तो एक इस वाक़े की दर्ज हो गई ना ऑलरेडी। उनके जो जिन केसेस में वो सज़ा काट रहे हैं या जिन केसेस के उनके ट्रायल चल रहे हैं वो तो उसको फेस कर ही रहे हैं। एक ये नई एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें भी देखेंगे अब वो इंटेरोगेशन जो होगी, जो तफ्तीशी अफसर जिसका जो कसूर होगा, वो वाकई में अगर जो कैदी जो अपना पकड़े गए हैं उनका इसमें कोई कसूर जो हुआ, वो चालान उनका उनके खिलाफ बना, तो इस केस में भी उनका ट्रायल होगा और उनको सज़ा मिलेगी इस केस में भी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्यूशन सेंटर के इस हादसे में जो जिम्मेदार हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।